बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 4 वर्क एंड एनर्जी टॉपिक नंबर 4.1 लेक्चर नंबर 1 और जो टॉपिक है हमारे पास वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम बता दें कि वर्क होता क्या है। तो हमारे पास वर्क एंड हमारे पास एनर्जी का क्या रिलेशन है। तो हमारे पास जब भी हम ये पहले सोचते हैं कि अगर हम कोई ज़हनी काम कर रहे हैं तो उसको हम वर्क कहते हैं, या हमने बहुत ज्यादा काम कर लिया है लैपटॉप पे बैठ के या हम ऑफिस में बैठ के जब काम करते हैं तो हम कहते हैं कि हमने बहुत ज्यादा काम कर लिया, लेकिन वो दरअसल फिजिक्स की रूह में कोई भी काम नहीं है जब तक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ना आए। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब आएगा आपको वर्क डन मिलेगा, और वर्क किसकी वजह से मिलेगा? फोर्स की वजह से। जब हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं उस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट पैदा हो या डिस्प्लेसमेंट हो, उसको हम कहते हैं वर्क हुआ हमारे पास। तो वर्क की वजह से उस बॉडी में एनर्जी स्टोर होती है, वो बेशक वो मोशन की वजह से हो, काइनेटिक एनर्जी हो, हाइट की वजह से हो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो। तो समहाउ अगर हम स्प्रिंग कंप्रेस करें तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। तो हमारे पास डिफरेंट किस्म के यहाँ पे रिलेशंस होंगे इस चैप्टर में जो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इस टॉपिक में हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि फोर्स हमारे पास कांस्टेंट होनी चाहिए। जब फोर्स कांस्टेंट होगी जब ही आप वर्क डन का फार्मूला लगा सकते हैं। तो अगर फोर्स वेरिएबल होगी तो हम उसको क्या करेंगे? पैचेस में डिवाइड करेंगे और फोर्स को कांस्टेंट करने की कोशिश करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज वर्क डन। तो हम ये देखते हैं अब। तो हमारे पास वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, ये हमारा टॉपिक है आज का। तो हम देखते हैं वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स इज डिफाइंड एज, उसको डिफाइन किस तरह से किया जा रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। मैग्नीट्यूड प्रोडक्ट ले रहे हैं किसकी? मैग्नीट्यूड की ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और कंपोनेंट फोर्स का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, उन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास वर्क डन आ जाएगा बाय अ कांस्टेंट फोर्स। तो अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं, उसको डिटेल में जरा देखते हैं। तो हमारे पास एक बॉडी है, हमने उसको ए का नाम दे दिया, इस पे हमने एक फोर्स लगाई, लाइक चेयर है, तो चेयर को हम इस तरह से डिस्प्लेस करते हैं। तो हमारे पास क्या होगा? एक एंगल थीटा बनाएगा, और जब ये एंगल थीटा बनाएगा तो बॉडी डिस्प्लेस करेगी, और जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो डी हो जाएगा। तो हमारे पास यहां तक बॉडी पहुंची जिसको हमने पॉइंट बी कह दिया, और ये डिस्प्लेसमेंट था, ये फोर्स थी, ये एंगल थीटा था। अब फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक हमारे पास ये वाला कंपोनेंट ड्रॉ करते हैं जिसको हम एफ साइन थीटा का नाम देते हैं, और अगर हमने इसका पैरेलल कंपोनेंट लेना है या x कंपोनेंट लेना है उसको हम f cos थीटा का नाम देंगे। तो हमारे पास जो f cos थीटा है ये बेसिकली डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। ये देखें, ये वाली जो बॉडी है f cos थीटा डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, तो यहां पे हमारे पास वर्क डन आएगा। लेकिन अगर हम ये वाला परपेंडिकुलर कंपोनेंट देखें तो बॉडी इस तरफ मूव कर रही है और हमारे पास f sin थीटा अपवर्ड है, तो ये किसी भी डायरेक्शन में नहीं है, ये इसके परपेंडिकुलर है। तो हमने सिर्फ वो कंपोनेंट लेना है जो फोर्स की जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट आ रहा है। तो हमारे पास अब हम पढ़ते भी हैं थोड़ा सा, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट व्हिच इज बीइंग पुल्ड बाय अ कांस्टेंट फोर्स। यहां पे कंडीशन सिर्फ एक यही है कि हमारे पास कांस्टेंट फोर्स होनी चाहिए। एट एन एंगल थीटा टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन द फोर्स मूव टू द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए टू बी। हम A से B तक क्या करवा रहे हैं? उसको डिस्प्लेस करवा रहे हैं थ्रू अ डिस्प्लेसमेंट D। तो हमारे पास सिंस F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू F इंटू D होता है, तो हमारे पास इसका कंपोनेंट F cos थीटा और डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास सिंपल अब मैग्नीट्यूड है तो F D cos थीटा रहेगा। तो हम अगर क्या करते हैं इसको एक्सप्लेन करना चाहें, F cos थीटा क्या है? F cos थीटा इज अ कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट D। तो ये हमारे पास किसकी डायरेक्शन में आएगा? डिस्प्लेसमेंट D की डायरेक्शन में आ जाएगा। सो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, हमारे पास FD cos थीटा है
तो हमने सेकंड चैप्टर में वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम में पढ़ा था, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो F इंटू डी हमने इसकी डेफिनेशन लिखी, तो हम दो तरह से इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एंड द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो उसके बाद हम इसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन के लिए भी अगर फोर्स कांस्टेंट होगी तो हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास x एक्सिस पे लेंगे और f cos थीटा वर्टिकल एक्सिस पे लेंगे। तो व्हेन अ कांस्टेंट फोर्स x थ्रू अ डिस्टेंस d, द डिस्प्लेसमेंट इज प्लॉटेड अलोंग द x एक्सिस एंड फोर्स अलोंग y एक्सिस। फोर्स हम कहां पे लेंगे? y एक्सिस पे, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो x एक्सिस पे लेंगे हम। तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। As the force is constant, so the graph will be horizontal straight line। ये एक horizontal straight line आएगी। अब अगर हमने वर्क डन निकालना हो तो हम क्या करेंगे? एरिया अंडर द कर्व ले लेंगे। जब एरिया अंडर द कर्व आएगा तो हमारे पास वर्क आएगा। Hence, area under the force displacement graph can be taken to represent the work done by a force। अब let's suppose अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं है हमारे पास, तो फोर्स अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में नहीं है, ये तो जब था ना जब हमारे पास फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, अगर हमारे पास फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में नहीं होगा तो हम सिंपल लेंगे F is not in the direction of displacement, the graph is plotted between F cos theta and displacement। तो डिस्प्लेसमेंट और F cos theta के दरमियान लेंगे और हम इसके स्मॉल पैचेस डिवाइड करेंगे और फिर हर पैच का हम अलग वर्क डन निकालेंगे और टोटल वर्क डन हमारा इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसके बाद हम देखते हैं रिजल्ट्स इसके कि हम इस वर्क डन का ये जो आर्टिकल है इससे हम कितने रिजल्ट्स निकालते हैं। इसके बाद हम रिजल्ट्स डिस्कस करते हैं। रिजल्ट में फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ वर्क, डेफिनेशन हमारी क्या थी? F W is equal to FD डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। We find the following important result। हम बहुत सारे अहम रिजल्ट निकालते हैं, उसमें जो पहला रिजल्ट है ये डॉट प्रोडक्ट है। जबकि डॉट प्रोडक्ट हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। हमारे पास जो वर्क है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद अगर हम थीटा लेस देन 90 रखते हैं तो वर्क इज डन एंड इज सेड टू बी पॉजिटिव वर्क। जो वर्क होगा वो आपके पास एक पॉजिटिव वर्क आएगा, आपके पास उसकी जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी। When F is parallel to the direction of motion of the body, थीटा क्या होगा? 0। उस वक्त जो वर्क आएगा वो मैक्सिमम आएगा। एक तो पॉजिटिव आया और मैक्सिमम कब आएगा? जब एंगल 0 होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में होंगे। तो हमारे पास W is equal to FD cos थीटा, और cos थीटा की जगह 0 पुट किया और cos 0 जो होता है हमारे पास cos 0 is equal to 1 के बराबर होता है। तो FD into 1 और ये मैक्सिमम वर्क डन की वैल्यू आएगी F into D। तो मल्टीप्लाई करेंगे या प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड्स इज कॉल्ड मैक्सिमम वर्क। उसके बाद अगर हमारे पास थीटा 90 डिग्री होता है तो उस वक्त कोई भी वर्क डन नहीं होगा हमारे पास। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। वर्क डन बाय अ सेंट्रीपिटल फोर्स इज 0। जब हम वर्क डन करवा रहे होते हैं सर्कुलर पाथ में तो होगा ये कि फोर्स टुवर्ड द सेंटर होती है, डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होगा, एंगल 90 होगा। तो जब एंगल 90 होगा तो हमारे पास थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, W इज इक्वल टू FD cos 90 और cos 90 0 होता है तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 0 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास अगर वो दूसरे एग्जांपल दे रहा है, ये बेसिकली साइड इंफॉर्मेशन में है। वो कहता है व्हेन अ पर्सन होल्डिंग अ पेल बाय अ फोर्स F इज मूविंग फॉरवर्ड, अगर कोई बाल्टी उठाई हुई है तो हमारे पास क्या होगा कि जो फोर्स है वो क्या होगा? डाउनवर्ड, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपके इस डायरेक्शन में आएगा, फोर्स डाउनवर्ड, एंगल 90 डिग्री होगा। उस वक्त भी वर्क डन जो होगा वो 0 आएगा। उसके बाद फोर्थ केस हमारे पास है इफ थीटा ग्रेटर देन 90 द वर्क डन इज सेड टू बी नेगेटिव। अगर थीटा ग्रेटर हो जाए 90 से तो जो वर्क डन आएगा वो नेगेटिव आएगा। एग्जांपल के तौर पे व्हेन अ बॉडी मूव्स अगेंस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जब हम कोई बॉडी को अपवर्ड लेके जा रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा? फोर्स अपवर्ड है और जो हमारे पास
फ्रिक्शन है वो उसके अगेंस्ट लग रही है, जब फ्रिक्शन उसके अगेंस्ट लगेगी तो एंगल होगा वो 180 डिग्री आएगा। तो हमारे पास उस वक्त जो वर्क डन होगा वो मिनिमम होगा एफ डी cos 180 एफ डी माइनस 1 माइनस एफ इंटू डी आ जाएगा। उसके बाद अगर हम एसआई यूनिट्स की बात करें तो एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन मीटर, क्योंकि फोर्स क्या होती है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है मीटर, तो न्यूटन मीटर इसका आंसर आ जाएगा। नोन एज जाउल, उसको जो हम कहते हैं वो जाउल कहते हैं। तो 1 जाउल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इनटू 1 मीटर। इसके बाद एक अलग शॉर्ट क्वेश्चन बनता है डेफिनेशन ऑफ जाउल। तो हमारे पास द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज 1 जाउल व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी डिस्प्लेसेस इट थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। जब 1 न्यूटन फोर्स लगाएं 1 मीटर तक वो डिस्प्लेस करे बॉडी, तो जो उसमें एनर्जी स्टोर होगी वो 1 जाउल होगी। तो हमारे पास अब लास्ट में हमारे पास इसकी डायमेंशंस आती हैं। डायमेंशन हम कैसे निकालते हैं, ये जाउल इसका यूनिट है, जो हम जाउल को हम न्यूटन मीटर से भी लिख सकते हैं। न्यूटन की जो डेफिनेशन होती है वो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। साथ ये मीटर आया, मीटर मीटर से मल्टीप्लाई होकर ये मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारे पास केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और हमारे पास केजी की डायमेंशन m, मीटर की l स्क्वायर, और ये सेकंड नीचे है, जब ऊपर जाएगा माइनस सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, तो t माइनस 2 हो जाएगा। यहां तक हमारा आर्टिकल कंप्लीट हुआ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।